Cell, the fundamental unit of life. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सेल के अंदर ही होती हैं। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं वो सभी के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं। हु डिस्कवर्ड सेल? तो फर्स्टली जो सेल डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इट वॉज डेड सेल। कॉर्क सेल से उन्होंने देखा था सेल को कॉर्क में, तो वो डेड सेल थी। एंड द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो व्हाट डज दिस थ्योरी स्टेट? This theory state that all living beings are made up of cell. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं इस धरती पर वो सभी सेल से ही मिलकर के बनी होती हैं, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, वायरस। वायरस एक ऐसा लिविंग बींग है जो कि सेल से नहीं बना होता, इसमें कोई सेल नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कवरिंग होती है। तो सेल्स एब्सेंट होती हैं वायरस में। रुडोल्फ विर्चो एडेड अ थर्ड डिक्टम टू द सेल थ्योरी। इन्होंने लैटिन में एक फ्रेज दिया। क्या है वो? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब क्या हुआ? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग में लार्जेस्ट सेल पाई जाती है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्वस सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या है? एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। मेनली टू टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल फर्दर कैटेगराइज इनटू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी प्रोकैरियोटिक की बात है तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया। और अब हम पहले बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद हम सब डिफरेंसेस बता पाएंगे। तो ये है सेल मेम्ब्रेन जो सेल की बाउंड्री बनाती है। इसके ऊपर ये कवर्ड है सेल वॉल से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड सेल वॉल प्रोवाइड शेप रिजिडिटी टू द सेल। और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है कैप्सूल लेयर। ये है सेल के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। द रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो बैक्टीरिया सेल में जिस भी जगह पर डीएनए प्रेजेंट होता है उसी जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लेयर कॉइल करके इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे बोलते हैं मेसोजोम। मेसोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के केस में। साइटोप्लाज्म में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल्फ सरफेस पर ब्रश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं फिम्ब्री। इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑन द सबस्ट्रेटम। और लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जो कि लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल है। कैप्सूल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिम्ब्री एंड फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेल के अंदर न्यूक्लियोइड है, वो रीजन जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है न्यूक्लियोइड की। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। मेसोजोम जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम 70S टाइप का प्रेजेंट होता है। एंड द मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स जो सेल के अंदर फिल्ड होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल। उसमें सबसे पहले प्लांट सेल की स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर में आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं समझा देती हूँ। तो ये है सेल की बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में बड़े बड़े से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर है सेल का।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अटैच होता है, जो कि दो टाइप SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इसके बाहर गोल्गी बॉडी है, गोल्गी एपरेटस। ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं, और इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे यहीं पर ATP का प्रोडक्शन होता है। और ये है राइबोसोम, जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। प्लांट में 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेल के अंदर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, आपको देख करके लग रहा है कि वैक्यूल। वैक्यूल कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल हम इसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, ये बनता बिगड़ता रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब आपसे ऑर्गेनेल पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है सेल के अंदर, तो वो है प्लास्टिड। हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड ये आपका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्लास्टिड एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल की भी बाउंड्री ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑफ टू टाइप, SER एंड RER स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रहा गोल्गी बॉडी, इसमें कोई प्लास्टिड नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता। हाँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम 70S 80S दोनों ही टाइप का होता है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल पूछा जाए तो राइबोसोम होता है। और यहाँ ये है लाइसोसोम, जिसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के बाहर ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसके अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एनिमल सेल का कैरेक्टर है, प्लांट में नहीं पाया जाता। वैक्यूल एनिमल सेल में या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आपने प्लांट और एनिमल सेल को अच्छे से समझ लिया, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है ये आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। साइज प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 5 माइक्रोमीटर होती है, यूकैरियोटिक सेल की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। मेसोसोम एंड प्लाज्मिड ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। तो प्रोकैरियोट में मेसोसोम एंड प्लाज्मिड प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट में एब्सेंट। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट में प्रेजेंट, यूकैरियोट में एब्सेंट। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70S और 80S दोनों टाइप के प्रेजेंट होती हैं। तो अब समझते हैं प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल में। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेलुलोज की बनी हुई, तो सेलुलोसिक सेल वॉल है। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लास्टिड प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वहाँ प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट। वैक्यूल प्लांट्स में वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होती हैं, एनिमल में या तो एब्सेंट होंगी और अगर है तो बहुत छोटी साइज़ की होती है। सेंट्रोसोम प्लांट्स में नहीं होते, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम ये प्लांट में एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें हम फूड स्टोर की बात करें, नॉर्मल प्लांट में जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। एनिमल में फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है।
और अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेल्स। तो अभी आपने देखा कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी क्या है, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो ऑर्गन्स फाउंड इन ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल से बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से मिल करके ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो सेल ऑर्गेनेल कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं जनरली, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, अदरवाइज सारे एब्सेंट होते हैं। ऑर्गन लार्ज साइज का होता है, इसे हम देख सकते हैं। ऑर्गेनल्स स्मॉल इन साइज, हम सेल को भी नहीं देख सकते और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है तो इससे हम देख नहीं सकते, है ना। इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ऑर्गन टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो कई सारी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। और ऑर्गेनल्स मिलते हैं, सारे ऑर्गेनल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑर्गन्स के। ब्रेन है, हार्ट, लंग्स, ये सभी ऑर्गन्स हैं। ऑर्गेनल में क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सभी ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सेल स्ट्रक्चर में सेल बाउंड्री है, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स में हमें स्टडी करनी है, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। तो सेल बाउंड्री में सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आती हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। Fluid mosaic model state that membranes are composed of a phospholipid bilayer with protein found on the surface as well as embedded in the lipid layer. ये है अपर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड और नीचे दूसरे लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। इनके बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक जो सरफेस पर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरी जो सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाती हैं, एम्बेडेड होती हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। और इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की चेन भी पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में लोग क्या बोलते हैं कि इट लुक लाइक प्रोटीन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन या आइसबर्ग की तरह है, कुछ पार्ट फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर और कुछ बाहर। तो फॉस्फोलिपिड के सी में ये फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिव परमिएबल, इट डू नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जानते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट भी कई तरीके की होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की फिनोमेना आती है। ऑस्मोसिस 2 टाइप की होती है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। बल्क ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फर्दर 2 कैटेगरी है, फैगोसाइटोसिस एंड पोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस की। तो एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। पहले समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सो अ सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी। तो जिस तरफ का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उधर ही को मूवमेंट होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन until the uniform concentration is achieved। जैसे कि जब वाटर में हम इंक डालते हैं तो इंक अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से पूरे वाटर में जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है मूव करना शुरू करता है और तब तक मूव करता है जब तक कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। सिमिलरली डिफ्यूजन की प्रोसेस से अमीबा रेस्पायर करती हैं, गैसेस एक्सचेंज करती हैं। बाहर वाटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन को हाई से लो अपने सेल के अंदर ले लेती हैं। वैसे ही
CO2 इनके सेल के अंदर बनता रहता है लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, तो ये CO2 को ये बाहर रिलीज आउट करती हैं। वाटर में कम कॉन्सेंट्रेशन होता है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ अमीबा। तो डिफ्यूजन आपको समझ आ गया होगा, तो अब समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का या सॉल्वेंट का थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इन जनरल हम डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूवमेंट की बात करते हैं और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूवमेंट की बात करते हैं। तो अब हम समझते हैं एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस क्या है। तो उसके लिए इस फिगर को समझते हैं। ये है एक एनिमल सेल RBC, रेड ब्लड सेल, जिसे रखा गया है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। तो जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में RBC को प्लेस करते हैं तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। तो RBC के शेप पर, साइज पर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट जब हम RBC को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है समझिए। जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो, वाटर ज़्यादा हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, तो इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, ये किसी से कंपेयर करने पे हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बता सकते हैं। तो RBC के अंदर जो भी कंटेंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन तैयार करें हम, तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम। तो RBC का जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है वो जनरली 0.9% NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है RBC के, और हाइपोटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से भी कम होती है, तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो जब हाइपोटोनिक में RBC को प्लेस करते हैं तो वाटर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाता है RBC में। और RBC के सेल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से RBC फट जाती है, बर्स्ट कर जाती है, जिसे हीमोलाइसिस बोलते हैं। और जब RBC को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तब जो RBC के अंदर का वाटर सबस्टेंस है वो लिक्विड बाहर आ जाता है सोल्यूशन में, तो सेल श्रिंक कर जाता है, इसे बोलते हैं सेल क्रिनेशन। सिमिलरली जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो प्लांट सेल वाटर को कंटिन्यूसली एंडोस्मोसिस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसकी वजह से ये सेल टर्जिड हो जाती हैं। तो in endosmosis, due to endosmosis, plant cell become turgid in hypotonic solution। एंड जब हम इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के कंटेंट बाहर आ जाते हैं और सेल श्रिंक कर जाता है ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और इसलिए इसमें एनर्जी स्पेंड होती है। जैसे कि रिवर स्ट्रीम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना हो तो क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी होगी। तो सिमिलरली यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर एनर्जी स्पेंड होती है। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from a region of lower concentration to a region of higher concentration against a concentration gradient. And this process require energy in the form of ATP. ATP, you know, energy currency, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ATP. एग्जाम्पल क्या है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे नर्वस सिस्टम में चलती रहती हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। इसमें आयंस का मूवमेंट अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। तो अब नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट। सो इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इससे पहले समझते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग लार्ज मॉलिक्यूल आउट ऑफ सेल। इसमें जो भी प्रोटीन्स हमारी सेल्स बनाती हैं तो उन प्रोटीन को, एंजाइम्स को सेल के बाहर एक बल्क में सेक्रेट करना होता है, जिससे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? द सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स लाइक एंजाइम, पेप्टाइड हार्मोन एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। और नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच अ सेल एक्टिवली टेक्स मटेरियल इनसाइड इट।
फैगोसाइटोसिस, इससे सेल इटिंग भी बोलते हैं। इसमें सॉलिड मटेरियल का इनटेक होता है, इंजेक्शन होता है सेल के अंदर। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस। इसमें जो सराउंडिंग फ्लूइड है, सराउंडिंग फ्लूइड को सेल अगर इंजेस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड पोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। इससे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि लिक्विड सब्सटेंस को जब सेल इनटेक करे तो दैट इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग या पोटोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड मटेरियल को सेल इंजेस्ट करती है तो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस का एक अच्छा एग्जांपल है अमीबा में सेल ईटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा सेल के कांटेक्ट में आता है तो इसके सेल मेम्ब्रेन स्यूडोपोडिया ग्रो करती हैं। स्यूडोपोडिया ग्रो करके उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेती हैं, फूड वैक्यूल में ले लेती है और वहीं पर डाइजेशन करती हैं सराउंडिंग साइटोप्लाज्म की हेल्प से। तो अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के सारे पार्ट कवर कर लिए, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, और हम देखने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी, एल्गी एंड बैक्टीरिया। एनिमल्स में तो सेल वॉल होता नहीं है। प्लांट सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन, लिग्नीन एंड सॉल्युबल प्रोटीन। तो मेनली आपको याद रखना है सेलुलोज की बात कर रहे हैं हम, तो प्लांट में सेलुलोज होता है, उसके अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टीन और लिग्नीन भी होती है। दो एडजेसेंट सेल के जस्ट बीच में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, और ये मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मिडिल लैमेला के इनर साइड में, दोनों ही तरफ इनर साइड में प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है, और प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज की कंटेंट ज़्यादा होती है और सेलुलोज कम होता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज ज़्यादा होता है और हेमीसेलुलोज कम होता है। साथ ही सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरीन, क्यूटीन, लिग्नीन, ये सब वाटर इम्परवियस सबस्टेंस भी प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल सारे परमानेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और सेकेंडरी सेल वॉल परमानेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है मिडिल लैमेलम, उसके इनर साइड में है प्राइमरी सेल वॉल, उसके इनर साइड में है कुछ लेयर्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर 1, 2, 3 एंड उसके अंदर होती हैं टर्शियरी सेल वॉल एंड फाइनली सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इससे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही डिसाइड करता है कि सेल को क्या करना है। एंड न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, एंड इन द न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट. Nucleus contain a nucleolus. Nucleolus is known as factory of ribosome and genetic material. Genetic material is also called chromatin material. ये chromatin material DNA या और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, and this chromatin contains hereditary information in the form of gene. So the gene is unit of DNA, या इसे हम unit of heredity भी कहते हैं, ठीक है। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर या वन प्रोटीन। तो हमारी बॉडी में जितने भी ट्रेट्स या कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, हर एक ट्रेट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्रोमैटिन मटेरियल सेल डिवीजन के समय में कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाती है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पॉइंट आपने पढ़ा? इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कवर्ड है किससे? डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप से, और इसके इन्वेलप में ही क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इज क्रोमैटिन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, और इट कंटेन्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन. So the next is chromosome. The chromosomes are thread-like structures found in the nucleus of a cell and it is made up of DNA and protein. सेल डिवीजन के समय में क्रोमोसोम डिवाइड करके दो क्रोमैटिड्स बनाता है, और ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू लिंक होती हैं, ठीक है. So during the cell division, chromosome is divided into two chromatids and they are joined by centromere.
ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं? 46 यानी 23 पेयर्स। तो हमारी नॉर्मल सेल्स यानी कि सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, जिन्हें हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n का मतलब हुआ कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो ह्यूमन में जनरेटिव सेल्स होती हैं, जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, वो स्पेशल होती हैं। गैमेट वो म्योसिस करके हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो गैमेट है वो क्या होती है? हैप्लॉइड। गैमेट्स आर हैप्लॉइड रिप्रेजेंटेड बाय n। और हैप्लॉइड का मतलब कितनी क्रोमोसोम्स होंगी इसमें? 23 क्रोमोसोम्स ओनली। इट कंटेन ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्लियर है। डिप्लॉइड मतलब नॉर्मल या फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें 46 क्रोमोसोम आते हैं ह्यूमन में। और गैमेट क्या है? हैप्लॉइड है, जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन मेल के केस में स्पर्म्स हैं गैमेट, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगी। और फीमेल के केस में गैमेट क्या है? एग, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड हिज कोवर्कर। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और एब्सेंट इन द आरबीसी ऑफ मैमल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, मैमल्स की आरबीसी में भी नहीं पाई जाती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और RER क्या है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच होता है। और ER विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एंड इनकी मेम्ब्रेन्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती हैं? लाइपोप्रोटीन की। फंक्शंस ऑफ ER देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। RER ऐसा ER जिसमें राइबोसोम है, तो RER हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं SER हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो बोथ RER एंड SER हेल्प इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो आपको समझ आया क्या कर रहा है ER के बारे में। किसने डिस्कवर किया? पोर्टर एंड हिज कोवर्कर ने। कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में है, प्रोकैरियोट में नहीं होता, मैमल्स की आरबीसी में नहीं होता। टू टाइप्स की होती हैं, RER, SER। तो ER में राइबोसोम्स है तो क्या होगा? RER। ER विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड SER। दोनों इंटरकन्वर्टिबल हैं, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स। एंड इनकी मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं लाइपोप्रोटीन की। फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, it help RER help in protein synthesis, SER help in lipid synthesis, also help in detoxification of toxic chemicals. Both RER and SER help in nuclear membrane formation during cell division. So next organelle है Golgi body या Golgi apparatus. So the Golgi body is discovered by Camillo Golgi और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? Golgi body या Golgi apparatus. एंड इट्स स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल। सिस्टर्नी और वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी में डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेस और कॉन्केव ट्रांस फेस प्रेजेंट होता है। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस और ट्रांस फेस को एग्जिट फेस भी कहते हैं। इनके फंक्शंस को समझ लें। मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेशन का। सो गोल्जी बॉडी प्राइमरली एसोसिएटेड विद सिंथेसिस, स्टोरेज एंड पैकिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। ये ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन में हेल्प करती हैं। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोसाइडेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, साथ ही साथ लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। स्पर्म एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी से होता है। तो फंक्शंस क्लियर हो गए क्या क्या है? सिक्रेशन का, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, लाइसोसोम फॉर्मेशन, स्पर्म एक्रोसोम फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is known as powerhouse of the cell because energy is produced here in the form of ATP. Mitochondria were discovered by Albert von Kolliker
and mitochondria name was given by Carl Benda. This is largest cell organelle in animal cell and second largest organelle in plant cell and third largest structure in plant cell after nucleus and chloroplast. अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं क्रिस्टी. क्रिस्टी पर रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड F0F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम. और ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनल यूनिट है. यहाँ F1 पार्टिकल पर ही ATP का प्रोडक्शन होता है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है. क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर and inner membrane of mitochondria inward fold to form finger-like projections called cristae. On cristae, racket-like structure is found which is called F0F1 particle or oxysome. On the F1 particle, ATP is produced and oxidation takes place. Inner space of mitochondria is filled with mitochondrial matrix which contain a variety of proteins, enzymes and other molecules. Mitochondria contain its own DNA and ribosomes. So it is called semi-autonomous because mitochondria can replicate independently. Mitochondria completed. Now largest cell organelle प्लास्टिड को देखते हैं. प्लास्टिड को डिस्कवर किया अर्नेस्ट हैकेल ने और उन्होंने ही ये नाम दिया था. प्लास्टिड सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी में प्लास्टिड एब्सेंट होती हैं. प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का राइबोसोम और जीनोम यानी डीएनए प्रेजेंट होता है और इसलिए प्लास्टिड भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस. पूरे सेल में सिर्फ दो ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस है. वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है एंड इज फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन वेयर लाइट इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, सीड यहाँ प्रेजेंट होती हैं. इट इज ऑफ 3 टाइप: एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट synthesize and store starch. Elaioplast store fat and एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट इट स्टोर प्रोटीन. क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड है दैट कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स एंड द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज इम्पार्टिंग कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि फ्लावर पेटल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल बिकॉज इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इसके इनसाइड जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद द प्रोटीनेसिस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा कंटेन्स डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन. सो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें ये डिस्क लाइक या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड थाइलेकोइड and this is the site of light reaction of photosynthesis. The group of thylakoid is called granum and thylakoid of various grana are linked together by stroma lamellae. Okay, the chloroplast is double membrane bound structure. Inside space is filled with a proteinaceous matrix called stroma and the stroma contains DNA, RNA, ribosome, enzymes and it is the site of dark reaction of photosynthesis. Chloroplast contains a coin-like structure that is called thylakoid and thylakoid is the unit of site of light reaction. Number of thylakoid unite together to form granum and various grana are interlinked by stroma lamellae. Chloroplast contain its own genome and ribosome. Genome means DNA, so it is also called semi-autonomous.